नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। यह वक्त हुआ है 8 की फाइट का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा 8 की फाइट का है बजट में कितनी राहत। भजनलाल सरकार 19 फरवरी को प्रदेश का बजट पेश करेगी और लोगों की नजरें, राजस्थान के निवासियों की नजरें इस बजट पर टिकी हुई हैं। डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने आगामी बजट को लेकर बड़े संकेत दिए। दिया कुमारी ने कहा कि आने वाला बजट राजस्थान की जनता के लिए ऐतिहासिक बजट होगा। दिया कुमारी ने दावा किया कि 7-8 महीने में सरकार ने 70% से ज्यादा काम करके दिखाया है। दिया कुमारी ने कहा कि सरकार केवल 4 साल की योजनाओं पर काम नहीं कर रही, बल्कि दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म के विकास योजनाओं के साथ काम करने में जुटी हुई है। बजट से हर वर्ग को भारी उम्मीदें हैं। क्या सभी वर्गों की उम्मीदें पूरी होंगी? क्या चुनौतियां हैं? इसी पर चर्चा आज करते हैं। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। फरवरी को होगा पेश, क्या हर वर्ग होगा खुश? डबल इंजन की सरकार है, सड़कें बनेंगी, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होंगी, महिलाओं को भी आगे बढ़ाने के लिए हम लोग योजना बना भी रहे हैं। केंद्र सरकार भी बना रहा है, हमारे साथ मिलकर हम लोग भी उनके साथ मिलकर बना रहे हैं। दीर्घकालिक विकास योजनाओं के साथ काम करने में जुटी सरकार। किसान, महिला, मजदूर सबके लिए ये सरकार पूर्ण रूप से काम करेगी। बीजेपी का दावा 70% से अधिक काम करके दिखाया। 70% से ज्यादा जो काम है धरातल पर आ चुका है। 2024-25 की घोषणाओं के लंबित प्रकरणों पर सीएम गंभीर। युवा और महिलाओं को बजट से काफी उम्मीदें। खेलकूद और रोजगार पर भी इसका मुख्य ध्यान दिया जाए और युवाओं के सर्वांगीण विकास और उनकी नई समस्याओं के निवारण पर सक्षम हो। जो ऑनलाइन सुरक्षा है वो सुनिश्चित की जाए बच्चों की, और उनको ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जाए। बजट में कितनी राहत? और आज की चर्चा में जो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए परिचय कराते हैं। स्वागत करते हैं राखी राठौड़ जी, बीजेपी से हैं। बहुत बहुत स्वागत राखी जी आपका। पंकज शर्मा साहब कांग्रेस से हैं, पक्ष रखेंगे कांग्रेस का। पंकज जी आपका स्वागत है। एसपी मित्तल सर वरिष्ठ पत्रकार, सर वेलकम। हमारे साथ प्रोफेसर एस सोमरस साहब अर्थशास्त्री हैं। अर्थशास्त्र राजस्थान का क्या है, कैसी वित्तीय स्थिति है, क्या जरूरत है राजस्थान की अर्थशास्त्र को, राजस्थान की आर्थिक सेहत को, और लोगों की क्या उम्मीदें हैं, इनसे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहला सवाल राखी राठौड़ जी आपसे। लगातार हम आपकी पार्टी के, आपकी सरकार से जुड़े हुए लोगों से, मंत्रियों से बात सुन रहे हैं कि 50% काम पूरा हो चुका है 10 महीने में, साल भर में, 7 महीने में 70% तक की बात कही जा रही है। मैं समझना चाह रहा हूं एक चीज, दर्शकों के मन में भी यह जिज्ञासा जरूर होगी कि जब आपने जो घोषणा पत्र या संकल्प पत्र जिसको आप कहते हैं अगर वो बनाया, तो इसका मतलब है आपने उसको अंडर एस्टिमेट किया, आपने कमतर आंकते हुए उसको बनाया। क्योंकि आपको पता होना चाहिए था कि अगर आपकी सरकार आएगी तो फिर आप ये जो काम 70% कर पा रहे हैं, आपको इतनी बड़ी लिस्ट रखनी चाहिए थी जो कि आप 5 साल तक पूरा करते। अब दूसरा इसी में एक सप्लीमेंट्री सवाल ये कि अब अगर 70% काम पूरा कर लिया, कार्यकाल तो 5 साल का है, तो इस काम को, इस संकल्प पत्र के वादों को कुछ और भी बढ़ाएंगे क्या? सरकार इस पर विचार कर रही है क्या? देखिए, निश्चित तौर पे काम लगातार समय परिस्थिति के हिसाब से चेंज होते हैं और वही हमारा जो ध्येय है, जो पार्टी का विजन है कि हमारा राजस्थान कैसे आत्मनिर्भर राजस्थान बने, कैसे विकसित राजस्थान बने, और उसी के लिए संकल्प पत्र भी आया और उसी के साथ ही हमने पिछले साल बजट पेश किया। आप देखिए रविंद्र जी, पिछले साल हमें इलेक्शंस की वजह से समय भी कम मिला, तो मैं तो ये कहूंगी कि अब आने वाला जो साल होगा वो कंप्लीट ईयर होगा जिसके अंदर हम लोग बजट से और राजस्थान के विकास के लिए ज्यादा काम कर पाएंगे। कुल 1272 घोषणाएं पिछली बार की गई थी और जिसमें से 70% घोषणाओं पे या तो काम चालू हो चुके हैं या काम चल रहे हैं। तो जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री जी भी अब लगातार इसको मॉनिटर कर रहे हैं कि बजट की जो घोषणाएं थी वो धरातल पर आए, क्योंकि सिर्फ घोषणा करना हमारा ध्येय नहीं है। पिछली सरकार जाते जाते आखिरी साल में सारी घोषणाएं करती थी, लेकिन हम लोग पहले साल से ही और लगातार इस बात को जनता के बीच में लेके जा रहे हैं कि हमारा रिपोर्ट कार्ड देखिए। चाहे राइजिंग राजस्थान हमने किया हो, तो हम ये कहते हैं कि अगली साल 9, 10, 11 दिसंबर में हम लोग रिपोर्ट पेश करेंगे कि 1 साल के कार्यकाल में हमने राइजिंग राजस्थान को कितना धरातल पे लाया। रिपोर्ट कार्ड क्या जारी हुआ है? 70% कौन कौन से काम पूरे हो गए, कौन कौन से अधूरे हैं, इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में भी जो राज्यपाल के अभिभाषण का जवाब देते वक्त बताया कि कैसे कुछ जो मुख्य मुद्दे थे, नौजवानों का, किसानों का, गरीब का और महिलाओं का, उन 4 मुद्दों पर लगातार हमने काम किया है। महिला अपराध में 10% की कमी आई है। जिस तरह से रोजगार सृजित करने का काम किया, हमने 5 साल के अंदर 4 लाख
सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार के लिए जो वादा किया था उसका क्रियान्वयन शुरू कर दिया। 60,000 से अधिक जो है वो नियुक्तियां पत्र दे चुके हैं। 1,72,000 नौकरियां पाइपलाइन में, जिसमें 81,000 की हमने कैलेंडर जारी कर दिया है। जिस तरह से राइजिंग राजस्थान हम लेके आ रहे हैं, मैं 100% श्योर हूं कि 10 लाख रोजगार से ज्यादा का फिगर इस पे जाएगा, क्योंकि 35 लाख करोड़ के जो एमओयूज हुए हैं। और मुख्य बात यह कि हमने पहली साल में किया है, ऐसा नहीं है कि आखिरी में जाकर के कर लिया और उसका एग्जीक्यूशन 1-2% ही रहे। जब आखिरी साल के अंदर हमने राइजिंग राजस्थान लाया तो निश्चित तौर पर हमारे राजस्थान को आत्मनिर्भर राजस्थान बना। यहां के बच्चे बाहर ना जाएं, रोजगार के लिए यहीं रह जाएं, यहीं पे रह के हमारे राजस्थान के प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट करें, ये ध्येय मुख्यमंत्री जी का है। और इसीलिए राइजिंग राजस्थान, राम जल सेतु योजना, यमुना जल समझौता मुझे लगता है एक मील का पत्थर साबित होगा और इतिहास शर्मा जी, भाई आपने इतिहास में दर्ज होगा। साल में सरकार में ऐसे लोक लुभावन फैसले किए जिनको अमली जामा नहीं पहनाया जा सका, अब जो है उनको या तो बंद किया जा रहा है या काट छाट उसमें की जा रही है। 70% काम पूरा कर लिया सरकार ने तो, और दो यहां पर आचार संहिता भी लग चुकी थी लोकसभा चुनाव को लेकर। नहीं, देखिए मुझे लगता है कि रविंदर जी, इस सरकार को पहले ये सोचना पड़ेगा कि ये कह रहे हैं कि 70% लोग इन्होंने काम कर चुके हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि किसी मंच से उप मुख्यमंत्री जी खुद कहती हैं कि वो 45% काम हो चुके हैं, किसी मंच से मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 50% काम हो चुके हैं, और किसी मंच से प्रदेश अध्यक्ष जी कहते हैं कि सिर्फ 45 काम हुए हैं जो घोषणा पत्र के हैं। तो मुझे लगता है कि विरोधाभास तो इनकी खुद की पार्टी में। अब मैं मुद्दे पे आता हूं, जो अभी राखी जी ने कहा, और ये बड़ी चिंतित हैं कि जो बच्चे यहाँ राजस्थान के हों, राजस्थान में ही रहें। तो रविंदर जी, राजस्थान के बच्चे राजस्थान में रहकर उनको रोजगार मिल जाए, वो कैसे होगा? वो तब होगा जब अंग्रेजी माध्यम और कंप्यूटर की शिक्षा उन बच्चों को प्रोवाइड करवाई जाएगी। और ये दो बड़े पैरामीटर्स हैं जो एजुकेशन के लिए इस समय ग्लोबल एजुकेशन के लिए जरूरत है। लेकिन देखिए हो क्या रहा है इस सरकार में, अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के टीचर भी तो रखने चाहिए थे ना पहले, टीचर भी तो होने चाहिए ना। आप खाली अंग्रेजी, आप उसपे अब सुन तो लीजिए, हिंदी मीडियम स्कूल का नाम इंग्लिश मीडियम स्कूल कर दो, टीचर भी तो रखने होंगे ना। नहीं, ऐसा नहीं किया। अब सुन लीजिए, अरे सर सुन लीजिए ना। तो अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को समीक्षा के नाम पे बंद करने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। 450 से ज्यादा स्कूल ये बंद कर चुके हैं, ये एक सच है। दूसरा सबसे बड़ा सच, हमारी सरकार में हम लोगों ने 10,000 से ज्यादा कंप्यूटर अनुदेशक लगाए। वो कंप्यूटर अनुदेशक लगातार ये मांग कर रहे हैं, और हम लोगों ने परमानेंट लगाए रविंदर जी। वो कंप्यूटर अनुदेशक लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जो उनकी वेतन विसंगति है 2800 और 3600 की, उसे 4300 और 4600 किया जाए, 4200 और 4600 किया जाए, और उसके साथ साथ जो उनका पदनाम है उसको लेक्चरर और वरिष्ठ अध्यापक किया जाए। ये बड़ी बात है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो लगातार वो कह रहे हैं कि परमानेंट टीचर्स लगाए जाए। अब कम से कम आप 50,000 कंप्यूटर टीचर्स नहीं लगाएंगे तो किस तरीके से बच्चे सोच रहा हूं आप गलत ट्रैक पकड़ रहे हैं। किस तरीके से बच्चे आज एआई के दौर में, नहीं गलत ट्रैक नहीं पकड़ रहा हूं। जो रोजगार का मुद्दा है वो इस समय राजस्थान का सबसे बड़ा मुद्दा है। बात तो सुनिएगा ना पंकज जी, बहुत ही मैं ईमानदारी से, बहुत विनम्रता के साथ आपसे कहूंगा, रोजगार की बात हो रही है, आपने भी कहा रोजगार ये देना चाहते हैं। अरे अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो कॉलेज की पढ़ाई करेंगे, उसके बाद ना उनको नौकरी के लिए तैयार किया जाएगा। जहां तक मैं समझ रहा हूं, ये अभी जो लोग कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं या कॉलेज की पढ़ाई के आखिरी सालों में हैं, उनकी नौकरियों की बात हो रही है। स्कूल के बच्चों की तो बाद में स्थिति होगी, उनको लेकर तो काम हो रहे हैं नहीं हो रहे, डिबेट। देखिए रविंदर जी, बिल्कुल रविंदर जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन कहीं ना कहीं ये कनेक्टेड है सब कुछ। हाँ। आप इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे तभी तो जाके सब कुछ होगा ना। आप स्कूल्स में दीजिए तो सही, प्राइमरी एजुकेशन टीचर्स की हो, ठीक है, और क्या समस्या लग रही है आपको? इंग्लिश एजुकेशन उनको देनी पड़ेगी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड। दूसरी सबसे बड़ी बात, इन्होंने विद्या संबल योजना में 2500 से ज्यादा टीचर्स को हटाया, और उससे की वजह से आप देखेंगे कि जो 60% कोर्स कंप्लीट होना था वो नहीं हुआ। तो उसके लिए इनको सोचना पड़ेगा। आप बात करें एजुकेशन डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा वैकेंसीज खाली है, लगभग 1.25 लाख से ज्यादा वैकेंसीज खाली, और इन्होंने लगभग 2000 वैकेंसीज निकाली है। ये एक बड़ी बात है। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो उसमें भी कई चीजें और हैं। एमओयू में कह रहे हैं कि वो एक पहले ही साल में एमओयू कर लिया है और 10 लाख रोजगार सृजित होगा। नहीं, देखिए जो एमओयू की ये बात कर रहे हैं उसका सच तो ये है कि जो 1 लाख रुपए की कंपनी की वैल्यूएशन है ना, उसका 25,000 करोड़ का इन्होंने एमओयू कर लिया। दूसरे एमओयू सबसे ज्यादा किस में हुए हैं? सौर ऊर्जा में हुए हैं, या जो छोटे छोटे रिपोर्ट कार्ड देंगे एक साल भी लाख रुपए के 50,000 के उनके एमओयूज कर लिए, तो ये सही नहीं है। किसी को गेट बनाने वाली फैक्ट्री है उससे एमओयू कर लिया, ये तो एमओयूज का सच है जो जनता के सामने आज गाये बगाए आ ही जाना है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो रविंदर जी मैं करना चाहूंगा कि मैं एजुकेशन के बाद
हेल्थ पे जरूर बात करना चाहूंगा, जो बड़ा बताइए। राजस्थान की बड़ी प्रायोरिटी हमारी सरकार में हम लोगों ने रखी थी, भले वो फ्री इलाज करना हो, फ्री इंश्योरेंस की बात हो, फ्री दवाइयां देनी हो, और हमारी सरकार वो जो राइट टू हेल्थ भी लेके आई। लेकिन मुझे लगता है कि ये सरकार इस समय हेल्थ के मामले में उदासीन बन गई है। आईपीडी टावर हम लोग लेके आए, उस आईपीडी टावर का काम रोक दिया, बीच में उसको पीपीपी मोड पे देने की बात है। तो जिस तरीके से लगातार हेल्थ और एजुकेशन पे ये सरकार उदासीन है, मुझे लगता है कि ये दो बड़े मुद्दे हैं जिसपे मुझे लगता है कि राखी जी सरकार को इसका इस बजट जवाब में चाहेंगे? फोकस करना ये चाहिए, साफ तौर और पर ये आम कहना है कि जनता से जुड़ा हुआ कांग्रेस ने मुद्दा जो है। काम शुरू किए उनको पूरा नहीं कर रहे हैं, उल्टा उसमें काटछांट कर दी गई है, कटौती कर दी गई है। देखिए रविंद्र जी, हमने ना तो किसी योजना को बंद किया, ना उसमें कोई कटौती की। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, पहला साल कांग्रेस गवर्नमेंट का 2018 में जो स्वास्थ्य बीमा योजना थी, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, उसको बंद कर दिया गया। अन्नपूर्णा योजना को बंद कर दिया, बच्चों को जो दूध पिलाते हैं वो वाली योजना को बंद कर दिया गया। किसान सम्मान, किसान को जो सब्सिडी मिलती थी 10,000 की सालाना, उसको बंद कर दिया गया। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। अभी स्वास्थ्य की बात कर रहे थे, हमने जो स्वास्थ्य का बीमा है उसमें कैंसर और शिशुओं का जो स्वास्थ्य होता है उससे जो रिलेटेड जो बीमारियां, उसको भी इंक्लूड करने का काम किया है। स्कूटी की बात हो रही थी, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बातें कही। स्कूटी में इन्होंने अपने आखिरी साल में 4,232 स्कूटी बांटी है, हमने 24,517 स्कूटीज बांटी है। विद्या संबल योजना की बात कर रहे थे, विद्या संबल योजना में हमने 2780 गेस्ट फैकल्टीज लगाई है, इन्होंने 1500 लगाई थी। हर क्षेत्र में हमने काम किया है। हमने आखिरी साल में इन्वेस्टमेंट सबमिट नहीं किया, हमने पहले साल में किया, क्योंकि हम ग्राउंड लेवल पे चाहते थे कि लोगों को लाभ हो। और देखिए महात्मा गांधी स्कूल के लिए, देखिए एक स्कूल बता दें मुझे पंकज जी कि महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल के लिए आपने एक टीचर का रिक्रूटमेंट किया और आपने एक देखिए रविंद्र जी बता रहे हैं, पंकज जी बता रहे हैं, मुझे बोलने का मौका मिलेगा तो बता रहे हैं, पंकज जी जवाब दे रहे हैं। भाई एक भी महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल में आपने टीचर लगाया, भर्ती की, हिंदी कुछ नहीं आएगा। देखिए रविंद्र जी 3737 स्कूल हमारे टाइम पे हम लोगों ने अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले और उनमें सुनिए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया, उनमें देखिए आप अगर सुनिए बहुत सारे स्कूल बनाए, कई मॉडल स्कूल बनाए राजस्थान में, कई मॉडल स्कूल बनाए। आप ही के यहाँ पास में मालवीय नगर विधानसभा में बनाए, पहली बात। दूसरी बड़ी बात, अगर हम गलत होते रविंद्र जी अगर ये गलत होते, अगर हम गलत होते तो 7 करोड़ 7 लाख से ज्यादा, सुन लीजिए रविंद्र जी, 7 लाख से ज्यादा का बिल्कुल सही बात है। राखी जी एक मिनट, राखी जी एक मिनट, हमारी सरकार में नामांकन राखी जी, लेकिन वो तो ये भी कह रहे हैं कि आईपीडी टावर जो है एसएमएस में उन्होंने बनाया, उसको काम को लगातार आगे खींच रहे हैं। देखिए आईपीडी टावर जो है वो निश्चित तौर पे एसएमएस मेडिकल कॉलेज के साथ में एक एडिशनल बेनिफिट था, लेकिन कब खोलना था इनको 2023 में इनकी सरकार जाने से पहले ही इसका वो तो काम कहेंगे कि कोरोना आ गया था, आपने खुद ने भी देखा था कितनी बार हमने नहीं उसके बाद चालू हुआ है। और कोरोना में भी हमने देखा शांति धारीवाल जी को जाकर देखते हुए वहां पर काम करते। लेकिन अगर कुछ कमियां होंगी, वहां बजट का इशू था, जिस तरह से राजस्थान की वित्तीय स्थिति थी। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि अब 10,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा केंद्रीय करों में, रविंद्र जी मुझे सिर्फ 2 मिनट का वक्त दीजिएगा प्लीज, आप 2 मिनट का वक्त आपकी जब काम करेगी तो वहां से आकर के बहुत अच्छा काम होगा। बोलिए रविंद्र जी। पंकज जी देखिए रविंद्र जी, एक चीज सबसे बड़ी समझनी पड़ेगी कि जो लगातार हेल्थ की मैं बात कर रहा हूं, आप देखिए आरजीएचएस में किस तरीके से हमारे बुजुर्गों को परेशानी हो रही है, जो सरकारी कर्मचारी उनको परेशानी हो रही है, ये सबने देखा, हम सब लोगों ने देखा किस तरीके से सामाजिक सुरक्षा पेंशन में लगातार अनियमितताएं हैं, लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं मिल रही, ये हम सब लोगों ने देखा है। किस तरीके से इन लोगों ने बात की थी कि हम सब लोग ब्लॉक लेवल पे जो ब्लड बैंक है वो बनाएंगे, वो इन लोगों ने अभी तक नहीं बनाए। डायलिसिस सेंटर्स की बात हुई थी, वो नहीं बनाया है। लगातार इन्होंने बात की थी कि लगभग 40,000 करोड़ से ये निवेश के साथ भामाशाह हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है ना, वो 70% से जो बाकी काम बचा है वो होगा ना ये। नहीं दूसरी सुन लीजिए ना। अब इसके अलावा आप देखेंगे कि सबसे बड़ी बात, इन्होंने अभी कुछ ही समय पहले राजसमंद जालोर के मेडिकल कॉलेजेस बंद कर दिए। तो भैया आप अगर कुछ कर रहे हो, आप तो बंद कर रहे हो। राखी जी ये तो फैक्ट है, राजसमंद जालोर का मेडिकल कॉलेज बंद कर दिया, ये तथ्य है या नहीं है? एक सबसे बड़ी बात रविंदर जी, अभी राखी जी ने कहा कि 10% से ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध कम हुए हैं। मैं इनकी जानकारी दुरुस्त कर देना चाहता हूं कि 7% से ज्यादा माइनर्स के अगेंस्ट पोस्को के केस बढ़े हैं। ये कौन से डेटा बता रहे हैं? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो आपका डेटा भी अलग है, वो भी डेटा है, दोनों ही डेटा अलग अलग है। हाँ, राजसमंद और जालोर के मेडिकल कॉलेज बंद कर दिए, ये तो तथ्य है। पुलिस डिपार्टमेंट बिल्कुल, देखिए मेडिकल कॉलेज के अंदर आप बताइए, पिछली बार सरकार ने अनगिनत मेडिकल कॉलेजेस जो यूनिवर्सिटीज है उनको खोल दिया, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई काम हुआ क्या रविंद्र जी? सिर्फ घोषणा करनी है,
तो अशोक गहलोत जी से बात कीजिए, वो घोषणावीर मुख्यमंत्री रहे हमारे राजस्थान के, काम कुछ किया नहीं। हम लोग ऐसा नहीं, आप कह रही हैं कि उन्होंने घोषणा की, वो कह रहे हैं कि आपने बंद कर दी जो घोषणाएं हमने की थी उसको पूरा नहीं किया। अब थोड़ा एक बार जरा आर्थिक पहलू समझता हूं प्रोफेसर एस.एस. सोमरा साहब से। एस.एस. सोमरा साहब, राजस्थान की वित्तीय स्थिति क्या है? ग्रोथ रेट हम देख रहे हैं डबल डिजिट में है। आज की तारीख में क्या आवश्यकता है, किस मद में, किस सेक्टर में ज्यादा पैसा खर्च करना चाहिए सरकार को, और जो कहें कि डेब्ट है, जो लोन है, जो कर्जा है, वो भी लगातार बढ़ रहा है, कैसे इसको मैनेज कर सकती है सरकार? जी सर। हाँ जी रविंदर जी, बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है कि देखिए प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है इसका एक एडवांटेज जरूर है कि अभी जैसे डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं तो इनका आने वाला जो बजट है निश्चित रूप से विजनरी होगा, और एक इनका जो स्टेबल माइंड जो है इस वक्त राजस्थान में कुछ अच्छा करने का, उस हिसाब से मैं बता दूं कि मुख्य रूप से हमारे जो 4-5 एरिया जो है ना, जिसमें पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, टूरिज्म है, रिन्यूएबल एनर्जी है और एमएसएमईज है। इसके अलावा जो अपना जो ये ईपीआरसी वाला जो ये कॉरिडोर था, ईस्टर्न प्रोजेक्ट कहलाने वाला, इस पे सरकार निश्चित रूप से फोकस करेगी। और चूंकि राजस्थान में इसमें कोई संदेह नहीं, सरकार ने जैसे घोषणा की थी 4 लाख नौकरियां देंगे, तो वैसे हर साल क्या 2 लाख तो बेरोजगार लोगों की लाइन जुड़ जाती है हर साल। तो हालांकि वो बहुत, ये तो मैं नहीं कहता कि सफिशिएंट है, लेकिन फिर भी अच्छा कदम था। अभी रिजल्ट है वो तो देखो, अब जब बजट आएगा तब पता चलेगा पिछले साल की रिपोर्ट कार्ड में कितनी नौकरियां मिली, क्या मिला। लेकिन अभी इमीडिएटली रेवेन्यू रिसोर्सेज को बढ़ाना है, और चूंकि बजट हमारा जो डेब्ट और बजट जो रेशियो है वो भी राजस्थान का जो FRBM एक्ट और फाइनेंशियल एक्ट 2018 के अनुसार 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो हमारा 32%, 37% के आसपास चल रहा है। अच्छा। तो वो थोड़ा सा, इसमें कोई संदेह नहीं, लायबिलिटीज तो हमारी बढ़ रही है जी, लेकिन सरकार मुझे लग रहा है उसको आने वाले टाइम में अब मैनेज करेगी। प्रोफेसर साहब, एक चीज मैं जानना चाहता हूं, बजट चाहे केंद्रीय बजट आता हो या फिर राज्य का, प्रदेश का बजट आता हो, तो लोगों की उम्मीद एक ही रहती है कि कौन सी चीज सस्ती हो रही है, कौन सी चीज महंगी हो रही है। अब चूंकि जब से जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ है तो बहुत ज्यादा कुछ राज्य सरकार के पास सस्ता महंगा करने के लिए नहीं होता है, लेकिन फिर भी मौजूदा स्थिति में जो आम राजस्थान के लोग हैं, जो मिडिल क्लास हैं, जो किसान वर्ग है, जो लोअर क्लास है, वो क्या उम्मीद कर सकते हैं? कौन सी चीज सस्ती सरकार को करनी चाहिए, किस पर और ज्यादा रिबेट मिलनी चाहिए, छूट मिलनी चाहिए, सब्सिडी मिलनी चाहिए? मैक्रो लेवल पे क्या है कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी, उसी का ही परिणाम ज्यादा है। तो स्टेट में डायरेक्ट कोई रिबेट मिले इससे वो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जैसे राजस्थान में अब हम पेट्रोल और डीजल के ऊपर जो जिसको हम जीएसटी के दायरे में लाने की बात कर रहे हैं, उसको सरकार नहीं ला पा रही है, क्योंकि सरकार की इमीडिएट जो रेवेन्यू जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट होती है उससे बहुत ज्यादा। तो इसलिए उससे जरूर थोड़ी राहत लोगों को मिल सकती है अगर सरकार लाए, लेकिन दूसरा अल्टरनेट सरकार को उसके लिए पहले मैनेज करना पड़ेगा। तो जब उस तरह का उसका जितना रेवेन्यू लॉस होता है, अगर वो पेट्रोकेमिकल से या रिन्यूएबल एनर्जी से, इनसे या टूरिज्म इंडस्ट्री इमीडिएटली सडन कंपनसेट हो जाए तो सरकार कर लेगी, तो वो एक राहत दे सकती है। बाकी तो अभी जो टैक्स स्लैब में जो चेंज किया, इससे निश्चित रूप से सभी लोगों को राहत मिलेगा, मैक्रो लेवल पे, ऑल इंडिया लेवल पे सभी को ही। तो वो तो हम राहत का कदम के डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट लोगों को क्या राहत दे, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँ तो जैसे अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए जैसे घोषणा कर रहे हैं 4-5 लाख नौकरियां देंगे, तो कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, बिल्कुल एमएसएमईज में कर सकते हैं, टूरिज्म सेक्टर में अच्छा कर सकते हैं। मैं वापस कह रहा हूँ, पेट्रोकेमिकल बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू सरकार के लिए बन सकता है। इन्हीं चीजों का जिक्र राखी जी ने भी किया कि किस चीजों पर फोकस रखेंगे। रामपाल जाट जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप किसान नेता हैं। रामपाल जाट जी, किसान यही चाहता है कि उसकी लागत कम से कम हो, उसकी फसल को बोने के लिए, उसको तैयार होने के लिए। अच्छा, रामपाल जाट जी हमारे साथ फिलहाल नहीं है, एक बार मैं फिर से जोड़ने की कोशिश करूंगा, लेकिन मित्तल सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। एसपी मित्तल साहब, केंद्र सरकार की तरफ से जो बजट आया उसमें एक बड़े वर्ग को कहें जो कि 12 लाख तक की राहत पा रहा है, अगर जनसंख्या के लिहाज से देखें तो वो बहुत ज्यादा नहीं है, परसेंटेज के हिसाब से बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन एक बड़ी राहत इस लिहाज से कि पैसे का फ्लो होगा। मतलब यह कि राजस्थान सरकार की तरफ से इस बजट में किस तरह की झलक देखने को मिल सकती है? क्या यह एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए बजट होगा या शॉर्ट टर्म प्लानिंग के लिए बजट होगा? क्योंकि अगर हम चुनाव देखें, आगे आने वाले वक्त में लोकल बॉडीज के भी चुनाव होने हैं और साथ ही साथ पंचायत के भी चुनाव होने हैं। देखिए रविंद्र, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि ये जो 19 फरवरी को जो बजट प्रस्तुत करेंगे दिया कुमारी जी,
उम्मीद की जानी चाहिए कि क्या नाम से ये शांतिपूर्ण तरीके से बजट प्रस्तुत हो जाए और विपक्ष जो है वो हंगामा नहीं करे। आज जो एक सर्वदलीय बैठक हुई है उसमें ये निर्णय हुआ है। हमने देखा था कि 7 फरवरी को जब मुख्यमंत्री जी ने अपना भाषण दिया तो वो लगातार क्या नाम से 2 घंटे तक विपक्ष का शोरगुल होता रहा। तो सबसे पहले तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बजट जो है वो दिया कुमारी जी मुझे लगता है कि शांतिपूर्ण तरीके से रखेंगे। लेकिन अब जो अभी जितनी भी जो बजट पे चर्चा हुई है इसमें देखिए जो पहले जो बजट आ चुका है, जो भारत सरकार केंद्र सरकार का जो बजट आ चुका है, मुझे लगता है कि उसको देखते देखते उसके संदर्भ में या उसके दायरे के अंदर ही राजस्थान सरकार का बजट भी प्रस्तुत किया जाएगा। और जब हम ये कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है तो मुझे लगता है कि जो केंद्र सरकार की जो घोषणाएं हुई उनकी क्रियान्विति किस तरीके से हो ये मुझे लगता है सबसे बड़े बजट के अंदर महत्वपूर्ण होगा। देखिए इसमें अभी जिस तरीके से पेट्रोकेमिकल रसायन की जो अपने फैक्ट्री जो रिफाइनरी जो जी उसको देखते हुए जरूर होंगे, सारे काम होंगे, ये सारी चीजें आ गई है, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। लेकिन ये बात नहीं है कि जो आपने जो गत वर्ष जो आपने बजट प्रस्तुत किया था उसकी जरूर महत्वपूर्ण बात होगी कि आपने बजट को उनकी क्रियान्विति कितनी करी। रविंद्र, मैं दो बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। यदि राखी जी भी इसका जवाब दे तो बहुत अच्छी बात है और प्रदेश की जनता तो इस बात को समझेगी। लेकिन पिछली बार बजट में ये कहा गया था कि नो ग्रीन फील्ड, मैं सिर्फ 2 ही बता रहा हूँ, नो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे शुरू करे जाएंगे। अभी तक भी क्या नाम से इस पर कोई क्रियान्विति नहीं है जी। एक कि आदर्श सौर ग्राम होंगे, वो क्या नाम से एक भी बहुत अच्छा सवाल आपने ये 2 रखे हैं, दोनों को नोट कर लीजिएगा राखी जी, दोनों को नोट कीजिएगा। मैं जवाब आपसे लूंगा क्योंकि किसान नेता रामपाल जी जुड़े हैं हमारे साथ, ट्रेन में इस वक्त हैं, वो नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, किसानों का भी पक्ष लेना बहुत जरूरी हो जाता है। रामपाल जी, किसानों को कितनी उम्मीद है इस बार के राज्य सरकार के बजट से, चाहे अपनी लागत में आने वाली कमी की बात हो या फिर पैदावार का सही दाम मिलने की बात हो? रामपाल जी बोलिएगा, मेरी आवाज आ रही होगी आपको? अच्छा, रामपाल जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। रामपाल जी एक बार और ट्राई कर रहा हूं, आवाज मिल रही है आपको? बोलिए साहब, बोलिए, किसानों की क्या इच्छा है इस बार? चलिए, उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी ट्रेन में वाईफाई की सुविधा उपलब्ध होगी ताकि नेटवर्क इस तरह से ना हो और ट्रेन में चलने वालों के साथ भी बातचीत हो सके। जी राखी जी, 2 चीजें कही है, पिछली बार घोषणा हुई थी और दोनों ही मूर्त रूप नहीं ले सकी। देखिए 2750 किलोमीटर के 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वेज का अनाउंसमेंट हुआ था। मित्तल साहब को मैं बता दूं, एक्चुअली क्या होता है जब भी कोई हम बजट अनाउंस करते हैं तो वो एक दीर्घकालिक, लघुकालिक और अल्पकालिक 3 तरह की योजनाएं होती हैं। एक्सप्रेस वेज को बनाने के लिए लगातार काम चल रहा है, आपको जमीन अधिग्रहण करना होगा, आपको टेंडर निकालना होगा और ये जब एक हम दीर्घकालिक यानी हमारे टेन्योर के होते होते आप देखेंगे कि ये 9 जो एक्सप्रेस वेज हैं ये भी ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट होंगे। अभी अर्थशास्त्री जी कह रहे थे कि रेवेन्यू का एक मेजर इशू होगा। मैंने पहले भी बताया कि ये एक शिशु गृह का भी उन्होंने उल्लेख किया, उसका क्या है? उसमें भी समय लग रहा है पूरा। एसपी मित्तल सर को भी लाइएगा। हमारे पास देखिए 12 महीनों में से ढाई महीना, देखिए रविंद्र जी, हमारे पास ऐसा समय था जिसमें चुनाव चल रहे थे, तो जब आपके पास 70% काम पूरे हो गए तो ठीक है। जमीन अधिग्रहण करने में अगर आपको एक्सप्रेसवे बनाने, ग्रीन एक्सप्रेसवे बनाने हैं, उसमें थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन जो सर मित्तल सर संतुष्ट हैं आप जवाब से? नहीं, देखिए राखी जी चूंकि भाजपा की प्रवक्ता है और एक अच्छी प्रवक्ता है तो वो जवाब दे रही, ठीक है। ग्रीन पर उसके अंदर बनने के अंदर दूसरा पॉइंट सर एक बार बोलिए, क्या था वो? प्रगति होनी चाहिए थी। देखिए राजस्थान के अंदर सौर ऊर्जा का बड़ा व्यापक वो है और इसीलिए क्या नाम से जो एमयूबी भी करोड़ के जो करेंगे उसमें महत्वपूर्ण बात यही है कि राजस्थान के अंदर जो सौर ऊर्जा के प्लांट लगने और भी होना है। अरे सर, सौर ऊर्जा के प्लांट, पंकज शर्मा जी, आज आपको मालूम होगा 2 तहसीलदार जैसलमेर में पकड़े गए हैं। 60 लाख रुपए मांगे थे सौर ऊर्जा सोलर कंपनी से, 15 लाख रुपए लेते हुए एक तहसीलदार और एक साहब तहसीलदार जी जो है पकड़े गए। कहा जा रहा है कि काफी बातचीत भी उनकी कई जगहों पे हो रही थी, तार पता नहीं कहां तक जुड़े हुए हैं। और ये अभी की बात नहीं, पहले से। देखिए रविंदर जी, तो कैसे आएंगी कंपनियां? देखिए रविंदर जी, हमारी सरकार, मैं वही कहना, मैं वही उसी पे आ रहा हूं रविंदर जी, कि देखिए रविंदर जी बड़ा सच है कि
सौर ऊर्जा के नाम पे लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है और इसके कई कंपनियों ने भी उठाया। अभी आपको थोड़े दिनों पहले पता होगा, रविंदर सिंह भाटी भी लगातार सुर्खियों में इसी मुद्दे को लेकर थे कि वहां जो जमीनें थी उनकी बात हो, वहां जिस तरीके से एक्वायर हो रहा है उसकी सारी प्रोसेस की बात हो, और जिस तरीके से जो एमओयूज हुए हैं, मैंने पहले ही आपको कहा कि सौर ऊर्जा के एमओयूज ज्यादा हुए हैं, जो कंपनियां एग्जिस्ट भी नहीं करती है, जिसकी वैल्यूएशन 1 लाख है उसको 25,000 करोड़ का एमओयू हो गया। तो ये एक संदेहास्पद है कि किस तरीके के एमओयू है, पहली बात। दूसरी बात, लगातार हम लोग बात करें कि सरकार, ये बीजेपी बार बार ये कह रही है कि हम लोगों ने 70% काम कर दिए, तो मैं कुछ बड़ी बड़ी घोषणाएं बताना चाहता हूं जो इन लोगों ने की थी। देखिए, बीजेपी लगातार धर्म की राजनीति बहुत करती है। इन्होंने धर्म के कॉरिडोर की बात की थी कि ये खाटू श्याम जी से गोविंद देव जी वाला वो बड़ा कॉरिडोर बनाएंगे, 100 करोड़ रुपए की बात की थी। हमारी सरकार में हम लोगों ने घोषणा की, उसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया गोविंद देव जी में, इसी साल में किया आपका बजट जो आया था, लेकिन उस बजट पे कोई काम इन्होंने अब तक नहीं किया, पहली चीज। दूसरी सबसे बड़ी बात, लगातार इन्होंने कहा था अजमेर में आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सालय, विश्वविद्यालय की घोषणा इन्होंने की थी, उस पर कोई काम नहीं हुआ, कोई घोषणा कंप्लीट नहीं हुई है। मेडिकल कॉलेज बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर, कोटा में स्पाइनल सेंटर स्थापित करने की बात हुई थी, उस पर कोई काम नहीं हुआ। ऑर्गेनिक एंड कन्वेंशनल फार्मिंग बोर्ड की घोषणा हुई थी, उस पर कोई काम नहीं हुआ है। जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण के जिलों में यूनिट एंड ये बिल, ये पॉलिसी लेके आए, लेकिन उसमें कोई काम नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है। आप बता दीजिए ना, आरयूएचएस इतना बड़ा था, आरयूएचएस में आपने बात रखी ना, एक मिनट, पंकज जी ने भी बात रखी और एसपी मित्तल सर ने भी बात रखी, पिछले बजट में कौन कौन सी घोषणाएं हुई थी वो पूरी नहीं हुई। आप चाहें, हम तो चाहेंगे कि आप जवाब दे, जनता जानना चाहते हैं कि वो घोषणाएं जो हुई थी वो पूरी नहीं हुई। 70% का चलिए 7 काम आप बता दीजिए जो कर। रविंद्र जी देखिए, जो हमने घोषणाएं की थी, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि आगे आने वाले समय में हमारे राजस्थान में कोई चुनाव नहीं है, क्यों ना हम राजनीति की बात ना करके राजस्थान की बात नहीं करें। मैडम, विपक्ष की तरफ से जो प्रोडक्टिव सुझाव है वो सब वेलकम है, उन सबका वेलकम है, लेकिन आप काम किए हुए जो चीजें हैं उन पर ना आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। जो मुख्यमंत्री जी ने कहा था, आप मुझे बताइए, कांग्रेस सरकार के पहले साल में जब 2018 से 19 के बीच में थे, 20,000 नौकरियां दी थी, हमने 60,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिए। कैलेंडर की घोषणा किस सरकार ने किया बताइए, मैं तो हिसाब देने को तैयार हूं। और जब ये कमियां निकालते हैं तो हम कह तो रहे हैं, हम रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। अगर इन्वेस्टमेंट के लिए सबमिट पहले साल में की जाती है तो साफ साफ मंशा समझ में आती कि हमें करना है। जिस कॉरिडोर की बात कर रहे थे वो तो आखिरी साल में ला करके उन्होंने बोला था। आखिरी साल में बोला हुआ काम, चाहे मोबाइल देना हो, आपने डिक्लेयर किया, हमने किया, उसके बाद आपने भी किया उस पर, लेकिन काम क्या किया हमने? तो काम स्टार्ट करेंगे, आपने जो हमने काम स्टार्ट किया था उसे बंद करवा दिया। ये राजस्थान की जनता जान लेगी, जो काम हम लोगों ने शुरुआत की थी वो काम भी लोगों ने बंद करवा दिया। जी हाँ, एक वो भी राहत थी जो चुनाव से 6 महीने पहले दी गई थी, और राहत कैसी आफत में कांग्रेस के लिए तब्दील हो गई वो तो चुनाव के नतीजे ने साबित कर दिया। लेकिन यही चीज बीजेपी को, राखी राठौर जी को भी समझनी पड़ेगी। प्रोफेसर एस सोमरा साहब, अर्थशास्त्री, हमारे वित्त मंत्री जो कि उप मुख्यमंत्री भी हैं, सबसे बड़ी चुनौती उनके लिए पैसे के मैनेजमेंट के हिसाब से सबसे बड़ी चुनौती इस बजट में उनके लिए क्या रहने वाली है? नहीं, चुनौती तो देखो रेवेन्यू का तो हरदम चलता ही है, लेकिन अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की प्रॉब्लम है कि राजस्थान में, जैसा मैंने अभी बोला, कि हर साल 2 से 2.5 लाख जो युवा है वो बिल्कुल नए जुड़ जाते हैं, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट की लाइन में, तो उनके लिए बिल्कुल सेटलमेंट बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा ये कि सरकार जो अभी हमारा, मैं वापिस कह रहा हूँ, जैसे टूरिज्म पॉलिसी लाए थे, यूथ पॉलिसी लाए थे, ऐसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाए थे, इन सब का, हालांकि सरकार का विजन वो 5 साल का ही था उस वक्त, पिछली बार बजट आया था, बिल्कुल ठीक बात है। कोई भी देखिए, हर तरह का बजट में प्रावधान होता है, सरकार की योजनाओं में प्रावधान होता है कि कुछ शॉर्ट टर्म गोल होते हैं, कुछ मिड टर्म गोल होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म गोल होते हैं, लेकिन अमली जामा पहनाते हुए उनको धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। चुनावी लाभ के लिए जाहिर तौर पर सरकारें काम करती हैं क्योंकि राजनीतिक दल के तौर पर वो सरकार बनाने में कामयाब हुई हैं, लेकिन उनको इस चीज का भी ख्याल रखना होगा कि जो भी घोषणाएं की जाती हैं उसको धरातल पर लाया जाए और वो जनता को होती हुई, साकार होती हुई दिखाई दे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, और उम्मीद सभी की यही कि बजट में बड़ी राहत राजस्थान की सरकार लोगों के लिए लेकर आए। फिलहाल आज की फाइट में